अस्सलामुअलैकुम। कमरे के दरवाजे पर मकरूह सूरत का शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर भी था। मुझे अपनी जानिब मतवज्जा पाकर वो जोर से हंसा और मुझे डराने को उसने खंजर अपने दिल में घुसा दिया। दिल के मुकाम से खून बहने लगा और कमरे के फर्श पर खून ही खून नजर आने लगा। अस्पताल के इस कमरे में आए मुझे 1 माह हो गया था। कई साल से इस बंद कमरे में अस्पताल का अमला दिन में भी आते हुए घबराता था। मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ रही थी, सो इस बंद कमरे का इंतखाब करके मैंने अपना दफ्तर बना लिया। इब्तदा में अस्पताल का अमला कमरे में आते हुए घबराता था। मेरे रोज़ाना बाकायदगी से उस कमरे में बैठने पर अस्पताल का अमला भी आने लगा। ईसा मेरा मातहत था। मेरी खिदमत करने को वो चौकस रहता था। मामूल के मुताबिक आज भी ईसा कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे फारिग देखकर वो मेरे पास आ गया। सर, आपकी बदौलत ये कमरा फिर से आबाद हो गया है। पर ईसा, इस कमरे को बंद क्यों रखा हुआ था? सर जी, इस कमरे के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं, जिसकी वजह से कमरा बंद था। कैसी बातें ईसा? ये आसेब ज़दा कमरा है सर जी। आसेब ज़दा कमरा? हाँ सर जी, रात में इस कमरे में पुरस्रार किस्म के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस कमरे को बंद करना पड़ा। तफसील से बताओ भाई, किस नौयत के वाक़यात हुए थे? सर छोड़ें, वो बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं अब। पुरस्रार किस्म के वाक़यात में मेरी दिलचस्पी है ईसा, इसलिए तुमसे जानना चाहता हूँ। सर जी, रात में यहाँ काम करने वालों का कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के इंसान यहाँ चलते फिरते नजर आते हैं, जिनमें किसी का एक हाथ होता है, किसी की एक टांग कटी होती है, उनसे खून टपक रहा होता है। किसी ने उनसे बातें करने की कोशिश की? बात उस वक्त हो ना जब देर तक नजर आए, वो एक लम्हे को नजर आकर गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं सर, नुकसान तो नहीं, लेकिन उनको देखकर खौफ तारी हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि कमरे में कोई चल रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया, लेकिन दिखने पर कुछ भी नहीं होता। ईसा, क्या यहाँ कमरा बनने से पहले कुछ था ऐसा वैसा? सर जी, यहाँ पुराने वक्तों का बना हुआ छोटा सा कमरा था, जिसमें लाशें रखी जाती थीं। उन लाशों की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी। हादसात में मर जाने वाले अफराद की लाशें होती थी सर जी, और बाज़ लाशें तो टुकड़े टुकड़े हुई होती थीं। हाँ, तो हादसात में हलाक हो जाने वालों की लाशें इसी नौयत की होती हैं ना। जब लाशें रखने को दूसरा कमरा तैयार हो गया था ना, तो इस कमरे को मसमार करके ये कमरा बनाया गया। कमरे के इर्द गिर्द खाली जगह होने पर इस हिस्से को भी कमरे में शामिल कर लिया गया। तभी तो ये कमरा बहुत बड़ा बना हुआ है। सर, ये अच्छा हो गया कि हम लोग यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। देख लो ईसा, हमें तो अब 1 माह हो गया है, किसी आसेब से हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। 1 माह पूरा होने पर मेरी ड्यूटी रात की हो गई। रात को ऑफिस में अमला कम होता था। काम कम होने की वजह से ज्यादा अमले की जरूरत भी नहीं होती थी। एक रात में ऑफिस में मौजूद था। मेरे साथियों में ईसा और मजहर अभी ऑफिस में थे, लेकिन दोनों को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया। अकेला होने के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। पर अचानक ऐसा लगा कि ऑफिस में कोई दाखिल हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना वहम जानकर ऑफिस को दोबारा से देखा। चंद मिनट गुजर जाने पर किसी ने मेरे कपड़ों पर पानी फेंक दिया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि कमरे में कोई भी नहीं है, तो फिर मेरे कपड़ों पर पानी किसने डाल दिया? मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला और ईसा अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? हाँ ईसा, परेशानी की तो बात है। ऐसा क्या हो गया सर जी? यार, कमरे में अभी कोई आया था, पर दिखाई कोई नहीं दिया और मेरे कपड़ों पर पानी फेंक दिया। देखो, मेरे सब कपड़े गीले हो गए हैं। पर कपड़ों पर तो कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा सर। ईसा ने गौर से मेरे कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात पर मैं चौंका, क्योंकि मेरा चौंकना फितरी अमल था। ईसा बिल्कुल ठीक कह रहा था।
कपड़ों पर पानी का नामो निशान तक नहीं था। मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही। ईसा के आने से पहले मेरे कपड़े पानी में भीग चुके थे, लेकिन अब वो बिल्कुल सूखे हुए थे। अरे वाकई ईसा, मेरे कपड़े तो बिल्कुल भी गीले नहीं हैं। ईसा के आ जाने पर मैं दोबारा काम में मसरूफ हो गया। मैं बज़ाहिर तो काम में मसरूफ था, लेकिन न जाने क्यों बार बार मेरा जहन उसी तरफ जा रहा था कि कपड़े गीले हुए थे तो फिर इतनी जल्दी कैसे सूख गए। ज़रूर कोई गड़बड़ है। 2 दिन गुजरने पर रात को 1 बजे भी इत्तेफाक से ऑफिस में मैं अकेला ही था। ईसा को मैंने चाय लेने बाहर भेजा हुआ था। अचानक मुझे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि कमरे में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, पर चलने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। जब कोई दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा फाइल देखने लगा। ऑफिस का बैरूनी दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ पर अब मैं बुरी तरह चौंक गया। उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा जोर से बजा दिया। ये देखने को मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ आया। दरवाज़ा खोलकर मैंने बाहर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। शायद हवा से दरवाज़ा बंद हुआ है। मैंने खुद कलामी की और कुछ देर फाइल के मुताले में गुजरे। ईसा अभी तक नहीं आया था। अब किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ पर मैं हैरान हो गया। बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे टेबल के नीचे से आ रही थी। जब मैंने टेबल के नीचे झांका तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। अरे तुम कहाँ से आ गए भाई? बच्चा मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर रोना भूल गया और मुस्कुराने लगा। क्या मेरे चेहरे पर कोई लतीफ़ा लिखा है जिसे पढ़कर रोना भूल गए हो? हैं? वो जोर जोर से हंसा और एकदम गायब हो गया। उसके गायब हो जाने पर मैं पूरी तरह से खौफज़दा हो गया था। रात का 1 बज रहा था, ऑफिस में सन्नाटा था। ऐसे में कोई बच्चा नजर आकर गायब हो जाए तो डर जाना फितरी बात है। उसी वक्त ईसा ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरा खौफ कुछ कम हुआ। वो ये बात भांप गया कि मैं खौफज़दा हूँ। सच्ची क्या बात है, आप तो बहुत खौफज़दा लग रहे हैं। हाँ ईसा, बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ सर जी? आज बड़ी बात हुई ईसा। पहले बैरूनी दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। जब मैंने उठकर देखा बाहर कोई भी नहीं था। सर, दरवाज़ा हवा से बंद हो गया होगा ना? हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन जब मैं वापस आकर बैठा तो मेरी टेबल के नीचे एक बच्चा कहीं से आकर रोने लगा। जब मैंने उससे बात की तो वो कहकहा लगाकर गायब हो गया। अच्छा, बस यार, इसी बात की वजह से मैं बहुत खौफज़दा हो गया हूँ। सर, इस कमरे में ना इस नौयत के पुरस्रार वाक़यात पहले भी होते रहे थे, इसीलिए इस कमरे को बंद कर दिया था। पर दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ईसा। सर, पहले भी ये सारे वाक़यात रात में ही होते थे, दिन में कुछ नहीं होता था। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ईसा को मैं खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसलिए इस मौजू पर फिर कोई बात नहीं की। पुरस्रार वाक़यात पर बात करना दफ्तर के मज़ीद लोगों को खौफज़दा करना था। वो फिर से मेरे इस ऑफिस को दोबारा किसी और कमरे में मुंतकिल करने की बात करते। ये बड़ा और कुशादा कमरा था। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की हैसियत से मैं यहाँ अपने अमले के साथ बेहतर अंदाज में काम कर सकता था। वो रात खैरियत से गुजरी। तीसरी रात इत्तेफाक से मैं फिर अकेला था। ईसा को मैंने चाय लेने भेज दिया था। मेरे जहन में ये नहीं रहा कि इस वक्त रात का 1 बज रहा है। ईसा के जाने के थोड़ी देर बाद दरवाज़ा जोर से बजा। मैं चौंक कर दरवाजे की सिमत देखने लगा, क्योंकि दरवाजे पर एक मुकरू सूरत शख्स खड़ा था। मुझे अपनी तरफ मतवज्जा देखकर वो जोर से हंसा। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? उसने बड़ा सा खंजर निकाल लिया। उसके हाथ में बड़ा खंजर देखकर मैं समझ गया जरूर कोई डकैत है जो कि खंजर दिखाकर लूटना चाहता है। क्या चाहते हो तुम? खाली खाली। क्या खाली? तुम क्या चाहते हो? खुलकर बयान करो। अब भी नहीं समझे? वो जोरदार कहकहा लगाते हुए बोला। मुंह से फूटो तो सही। मेरी बात सुनकर एक लम्हे को उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने खंजर अपने दिल के मुकाम पर घुसा लिया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी के इस अमल से मैं बुरी तरह से खौफज़दा हुआ और लपक कर उसके पास पहुंचा। वो खून में लथपथ हो चुका था। फर्श पर भी खून फैल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पलक झपकते में क्या हो गया।
یہ کون شخص ہے؟ اس نے آفس کے دروازے پر آ کر کیوں خودکشی کی کوشش کی؟ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اب کیا جواب دوں گا؟ اس واقعے کے بارے میں کیا وضاحت دوں گا؟ اچانک کمرے میں زوردار قہقہا بلند ہوا۔ میں نے جب آواز کی سمت دیکھا تو مجھے وہی شخص نظر آیا جس نے خودکشی کی تھی، لیکن اب وہ بالکل تندرست، توانا اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے دروازے پر گرے ہوئے شخص کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ تو وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آدمی دوبارہ سے بولا، خالی؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے اس آفس کو خالی کر دیا جائے ورنہ تم ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہو؟ میری بات پر وہ مسکرایا۔ ہاں دیکھو، پر یہ سرکاری ہسپتال ہے نا، اور اس کمرے میں آفس لگانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک بڑا کمرہ ہے، اور اتنا بڑا کمرہ اس پوری عمارت میں کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے یہاں ہی رہنے دو؟ میں وعدہ کرتا ہوں نہ ہی ہم تمہیں تنگ کریں گے اور نہ ہی کسی عامل کے پاس جائیں گے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے تمہیں یہاں سے بھگا دیں۔ ٹھیک ہے، اپنی بات پر قائم رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں ہسپتال میں 7 سال تک کام کرتا رہا۔ کسی بھی آسیب نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا۔ پھر میرا ٹرانسفر کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ہو گیا۔ وہاں آ کر میں اپنی ذمہ داریوں میں ایسا مصروف ہوا کہ اس کمرے کو بالکل بھول گیا۔ 2 سال گزرنے پر میرا اتفاق سے اپنے پرانے ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس طرح پرانے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عیسیٰ مجھے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات چیت کرنے کا خواہش مند ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ خیریت ہے نا عیسیٰ؟ سر جی، ویسے تو خیریت ہے، لیکن وہ کمرہ جو آپ کے زیر نظر تھا وہ دوبارہ سے بند ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سر جی، آصیب کسی کو وہاں ٹکنے ہی نہیں دیتا، پر پتہ نہیں آپ نے ایسا کیا جادو کیا تھا کہ آصیب نے آپ کے ٹائم پر کسی کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے جاتے ہی اس نے اپنی کاروائیاں پھر سے شروع کر دیں، جس کے سبب کمرے کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ آصیب نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ سر، آپ کی جگہ پر جو سپرنٹینڈنٹ محمد نعیم آیا تھا وہ ایک دن بری طرح خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حیرت ہے، سپرنٹینڈنٹ کا جب یہ حال ہوگا تو عام ملازم کا کیا حال ہوگا؟ سر، آپ کے ہوتے ہوئے آصیب نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص نہیں، بس اس کمرے میں رہائش پذیر جنات یا آصیبوں سے میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ عیسیٰ نے میری بات پر حیرانی سے مجھے دیکھا اور گمسم سا ہو گیا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر میں جس کام سے ہسپتال آیا تھا اسے نمٹا کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔